Good noon, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Vinu. Let us continue with sociology. आज हम sociology के यूनिट 7 दैट इज रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन उस यूनिट से स्टार्ट करेंगे. मैंने ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं कि कहाँ तक मैंने उसको कंप्लीट किया है. उसके आगे से आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द मीनिंग? पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि अगर हम रूरल की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स उससे आप क्या समझते हैं. रूरल मीन्स यानी अगर आप कोई भी इंसान अगर इंडिया को समझना चाहता है, देश को, हमारे देश को समझना चाहता है, तो उसको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा विलेजेस से, गांव से, क्योंकि गांव की जो पिक्चर है वही असली रियलिटी है, वही हमारा असली कल्चर है, वही हमारा असली इंडिया है. क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कहाँ पे रहते हैं? रूरल एरियाज में रहते हैं. अर्बन तो बहुत बाद में ये चीजें हुई हैं. पहले हमारा जो पूरा देश था, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एक जैसा पिक्चर नजर आता था. रेवोल्यूशंस आने के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद चीजें जो है चेंज होती चली गई. इसीलिए अगर किसी आउटसाइडर को भी और या किसी इंडिया में रहने वाले को भी अगर इंडिया को अच्छे से समझना है तो पहले भारत के गांव को समझना, पृष्ठभूमि को समझना, उसकी रीति रिवाज, वैल्यूज, क्या प्रैक्टिसेस होते हैं, रिलीजन क्या है, इन सब चीजों को समझना जरूरी है. लेट्स स्टार्ट. मीनिंग क्या है? इंडिया इज बेसिकली अ लैंड ऑफ विलेजेस. इंडिया बेसिकली क्या है? गांव का देश है. ठीक है, एक ऐसी जमीन है जिसमें बहुत सारे गांव हैं. रूरल सोशियोलॉजी इज द सोशियोलॉजी ऑफ द विलेजेस और विलेज सोसाइटी. अगर हम रूरल सोशियोलॉजी की बात करते हैं दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी? विलेजेस की. हम बात कर रहे हैं विलेजेस में जो सोसाइटी है, विलेजेस का रहन सहन, उनका वे ऑफ लिविंग, उनका रिलीजन, उनके प्रैक्टिसेस, उनके नॉर्म्स, उनके वैल्यूज, इन सब चीजों पे हमारा फोकस जाएगा. Rural sociology studies the relation of the people who lives in the village. रूरल सोशियोलॉजी बेसिकली विलेजेस में रहने वाले लोगों का जो रिलेशन है, किस तरह का लोगों का आपस में रिलेशन है, क्या कम्युनिकेशन है, क्या वो लोग किस तरह से लेन देन करते हैं, बार्टर सिस्टम है या नहीं है. अब नहीं है वो चीज़ें क्योंकि टाइम के साथ मॉडिफाई होती गई, चेंज होती गई, रेवोल्यूशन आया, तो उसका इम्पैक्ट रूरल एरियाज पे भी देखने को मिला. तो उन सब चीजों के बारे में बात होती है रूरल सोशियोलॉजी में. A.R. देसाई, इंडियन रूरल सोशियोलॉजी और द साइंस ऑफ द लॉज गवर्निंग द स्पेसिफिक इंडियन रूरल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टिल टू बी क्रिएटेड. ये बोला A.R. देसाई ने. बेसिकली A.R. देसाई ये बताना चाहते थे कि कोई भी इंसान अगर इंडिया की स्टडी करना चाहता है, उस पर कोई रिसर्च करना चाहता है, उस रिसर्च को शुरू करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर से आए और आप गुरुग्राम में या फिर आप दिल्ली में रह रहे हैं या फिर आप किसी ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, कोलकाता में रह रहे हैं, तो आप इंडिया को समझ पाएंगे. तो आप इंडिया को उनके अकॉर्डिंगली नहीं समझ पाएंगे. आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंडिया को समझने के लिए किसी गांव में जाकर रहें, गांव के लोगों को ऑब्जर्व करें, गांव के लोगों का वे ऑफ लिविंग को देखें कि वो कैसे रहते हैं, उनका वे ऑफ अर्निंग क्या है, कैसे वो अर्न करते हैं, खेती बाड़ी है या अदर पिसिकल्चर हो गया या फिर जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो चीज़ें हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, किस पे वो बेसिकली बेस्ड है, ये बात करते हैं A.R. देसाई. द सिस्टमैटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी दैट इज वॉल्यूम 1 is written by Sorokin, Zimmerman and Galpin in 1930. The systematic source book, जो systematic source book है वो किसने लिखी? सोरोकिन, जिमरमैन एंड गाल्पिन. ये नाम आपको याद रखना है. 1930 में. नेक्स्ट वन इज रूरल सोशियोलॉजी. अगर हम सिस्टमेटिक जो ये बुक है, सिस्टमेटिक सोर्स बुक रूरल सोशियोलॉजी, उसी में जो सोरोकिन, जिमरमैन एंड गाल्पिन है, उन्होंने ये जिक्र किया कि रूरल सोशियोलॉजी इवॉल्व्ड इनटू अ सिस्टमेटिक सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी ओनली इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी. ये जो कोटेशन है ना, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, जो पूरी लाइन है, ये मैंने यहाँ पर सिर्फ इसलिए मेंशन की है क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन एग्जाम में पूछी गई है. ये आप लोग को याद रखना है. ये लाइन किस बुक में है? सोरोकिन, जिमरमैन एंड गाल्पिन की जो बुक है द सिस्टमेटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी, उसमें ये लाइन आई है. 1930 में ये बुक लिखी गई थी, तो प्लीज याद रखना है.
व्हाट इज एग्रेरियन? बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्रेरियन मीन्स क्या। मतलब उसको सिर्फ आप कृषि से जोड़ के देखते हैं, लेकिन एग्रेरियन का मतलब होता है ग्रामीण, मतलब अलाइड एक्टिविटीज। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप गांव के लोगों की बात करेंगे तो आपको ये समझेंगे कि गांव के सभी लोग सिर्फ खेती ही करते हैं। नहीं, बहुत लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बहुत लोग मछली पालन के थ्रू अपना लाइफ जो है वो अर्निंग करते हैं लाइफ में। बहुत सारे उनके अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, उनके अलग अलग वे होते हैं मनी को अर्न करने के। ठीक है, तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि अग्रेरियन की बात करेंगे तो हम सिर्फ खेती की बात करेंगे, नहीं। हम और किस चीज की बात करेंगे? हम बात करेंगे पिसिकल्चर की, हॉर्टिकल्चर आएगा इसमें, सीरीकल्चर आएगा। सीरीकल्चर होता है जो ये रेशम बनता है ना, वो जो आप रेशम के कपड़े पहनते हैं, सिल्क की साड़ियां पहनते हैं। और एग्रीकल्चर, तो ये बहुत सारा मिला जुला रूप चीजें होती हैं जिसपे गांव के लोग डिपेंडेंट होते हैं अर्निंग के लिए। सिर्फ खेती ही ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इसलिए एग्रेरियन जो वर्ड है उसको प्लीज ध्यान रखिए, वो सिर्फ खेती के लिए नहीं है। नेक्स्ट इज थ्री सेक्टर इन इकोनॉमी। आपको ये भी समझना जरूरी है कि इकोनॉमी के थ्री सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में क्या क्या आते हैं? देखिए, प्राइमरी में आता है आपका एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आ जाता है आपका इंडस्ट्रीज, एंड टर्शरी सेक्टर में आता है आपका सर्विस सेक्टर। देखिए, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री को अगर आप ध्यान से देखें तो आप कभी भी इसमें फिर कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी तो हमें समझ में आता है बट हमें टर्शरी समझ नहीं आता। अगर आपने प्राइमरी सेकेंडरी को समझ लिया तो टर्शरी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो देखिए, प्राइमरी में क्या? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? खेती। खेती क्या करती है? ग्रो करती है ना, क्रॉप्स ग्रो करते हैं हम। वो फिर कटाई होती है उनकी, जब वो गेहूं चावल पक जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो हम उसको काट लेते हैं, है ना, फिर उसको यूज में लेके आते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है? फर्स्ट प्राइमरी वो है वो कि ग्रो कर रहे हैं हम चीजों को। इंडस्ट्रीज में क्या होता है? जाहिर सी बात है, हमारी सहूलियत के लिए अलग अलग टाइप की चीजें जो हैं, थिंग्स जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं, बनाई जाती हैं हमारे यूज के लिए, हमारी लाइफ को और ज़्यादा इजी एंड स्मूथ बनाने के लिए। जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में आप देखेंगे कि कोई मशीन बन रही है या कोई और चीज़ें हो रही हैं, कोई कपड़ा बनाया जा रहा है, कोई अदर चीज़ें, जो भी हमारी यूजफुल थिंग्स हैं, सब कुछ इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। आई एम सो सॉरी। तो ये क्या हुआ? सेकेंडरी। एंड व्हाट इज टर्शरी? अब देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि आप सिर्फ खेती करें, क्रॉप्स को ग्रो करें और वो सब तक पहुंच जाए? सब लोग तो खेती नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ लोगों तक वो पहुंचना भी चाहिए। वो सामान जिन लोगों तक पहुंचता है, तो वो लोग किस सेक्टर में आते हैं? वो एक तरह से टर्शरी सेक्टर में आते हैं, यानी जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, वो आएंगे सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर में। कैसे? जैसे आपको न्यूज देखनी है, अब अगर न्यूज वाले भी खेती करने चले जाए तो न्यूज कौन दिखाएगा? तो कुछ चीजें हैं जो आपके लिए सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे न्यूज हो गया, मीडिया हो गया। ये क्या है? ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं हमें, अलग अलग जगह की न्यूज जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुंचता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, उनका काम है हम लोगों को एंटरटेन करना। वो लोग काम करते हैं, मूवीज बनाते हैं, अच्छी अच्छी मूवीज रिलीज होती हैं, हम उन्हें देखते हैं, हम एंटरटेन होते हैं, हमारा मेंटल पीस आता है या हम खुश हो जाते हैं, ये सब चीजें। फिर हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, खाना खाते हैं सब लोग, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि कोई भी बीमार नहीं पड़ता। तो सिर्फ खाना खाने से चीजें नहीं होंगी, हेल्थ पे भी ध्यान। तो जो हमें हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे नर्स हैं, हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं। अगर मेडिकल स्टोर नहीं होंगे और सभी लोग खेती या इंडस्ट्रीज में ही बिजी रहेंगे, तो देखिए करके कभी कोई इंसान को किसी मेडिकेशन की जरूरत है तो वो उसको कहाँ से मिलेगा? यही होता है सर्विस सेक्टर, यानी जो आपको अलग अलग तरह की सेवाएं प्रदान करता है, इस यही होता है टर्शरी सेक्टर, ये याद रखना है। नेक्स्ट इज, इसमें कोई भी ग्रो नहीं होती चीजें, बस आपको जो चीजें ग्रो हुई हैं, अवेलेबल हुई हैं, बनाई गई हैं, वो आप तक पहुंचाई जाती हैं, आपको प्रोवाइड की जाती हैं, टर्शरी सेक्टर। सर हेनरी मेन की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ऐसे इंसान थे रूरल सोशियोलॉजी पे जिन्होंने काम किया। पायनरी हम इन्हें बोल सकते हैं, पायनियर इन द फील्ड ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, सर हेनरी मेन, ये याद रखना है।
हिज सिग्निफिकेंट बुक ऑन रूरल लाइफ इन इंडिया, उनकी सिग्निफिकेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक थी दैट इज रूरल लाइफ इन इंडिया। एंशियंट लॉ 1861, ये बुक भी उन्हीं की है। एंशियंट सोसाइटी बुक का नाम याद रखना है, लेकिन ये बुक हेनरी मेन की नहीं है, ये बुक है एल.एच. मॉर्गन की, जो उन्होंने 1877 में लिखी थी। सर हेनरी मैन जो है, ही हैड यूरोपियन बायस इन हिज एनालिसिस ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। आपने देखा ना, बहुत बार लोग बाहर से आके चीज़ों को एनालाइज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बायस्ड होते हैं, कहीं ना कहीं उनके प्री अजम्पशंस जो हैं वो उसको छोड़ नहीं पाते। तो जो वो ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं उसको अपने दिमाग में रख के फिर सामने वाली चीज़ को देखते हैं, यानी एक तरह से कंप्लीटली फ्री माइंड से वो चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाए। कौन? सर हेनरी मेन। वो कहीं ना कहीं अपने यूरोपियन पर्सपेक्टिव जो था उनका, उससे वो बायस्ड थे। इंडिया के लिए जो उनकी सोच थी, उनकी विचारधारा थी। चार्ल्स मेटकाफ की अगर हम बात करें तो चार्ल्स मेटकाफ जो है उन्होंने इंडिया पे बहुत काम किया एंड कॉल्ड विलेजेस लिटिल रिपब्लिक। उन्होंने इंडिया के जो विलेजेस हैं उनको लिटिल रिपब्लिक कहा, मतलब ओवर ग्लोरीफाइड किया। मतलब क्या है इसका लिटिल रिपब्लिक का, कि जो इंडिया के गांव हैं वो अपने आप में एक रिपब्लिक है, यानी वो सेल्फ सफिशिएंट है अपने आप में, उन्हें किसी भी अदर विलेज पे या अदर स्टेट पे या अदर सिटी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपनी सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज आपस में प्रोवाइड करा सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, और कह सकते हैं हम कि इंडिपेंडेंट भी खुद ही हैं वो, क्योंकि गांव के लोग मैक्सिमम खेती करते हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम लोग खेती करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं, डेयरी वगैरह खोल के रखते हैं, आपने देखा होगा, दूध बेचते हैं। तो बस वो उनकी अर्निंग है, वो उन्होंने जानवर पाले हुए हैं, काऊ बफेलो जो भी है, उनका वो दूध बेचते हैं, उनको अर्निंग होती है उससे। कुछ लोग खेती करते हैं, उससे उनको अर्निंग होती है, गेहूं बेच के, धान बेच के जो अर्निंग मिलती है, जो पैसा मिलता है उनको। तो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, वो इंडिपेंडेंट है। इसीलिए चार्ल्स मेटकाफ ने फर्स्ट टाइम इंडिया के जो विलेजेस हैं उनके लिए टर्म यूज की थी लिटिल रिपब्लिक। और एक और चीज यहाँ पर याद रखनी है कि उन्हीं से, चार्ल्स मेटकाफ से इंस्पायर होके, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं, पेन डाउन कर सकते हैं, कि चार्ल्स मेटकाफ से इंस्पायर होके M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने इंडिया के जो विलेजेस हैं उनके लिए उन्होंने बाद में टर्म यूज की विलेज रिपब्लिक। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चार्ल्स मेटकाफ लिटिल रिपब्लिक, एंड मोहनदास करमचंद गांधी ने चार्ल्स मेटकाफ से इंस्पायर होके दिया था विलेज रिपब्लिक। नेक्स्ट इज, दिस इज डन, यस, नेक्स्ट वन इज फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रूरल इंडिया वाज डन बाय D.N. मजूमदार। ये कुछ नाम है, पूरे नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हमको कुछ नाम याद रखने हैं जिन्होंने फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी किया रूरल इंडिया का, दैट इज D.N. मजूमदार, N.K. बोस, S.C. दुबे, श्रीनिवास, A.R. देसाई, इन सभी ने। देन रॉबर्ट रेडफील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका कॉन्सेप्ट है लिटिल कम्युनिटी एंड लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, दोनों ही इन्हीं के कॉन्सेप्ट हैं। बट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मद्रास पे या किशनगढ़ पे लिटिल रिपब्लिक या लिटिल कम्युनिटी पे स्टडी किसने किया। वहां कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टर्म तो सेम है, लिटिल रिपब्लिक, लिटिल कम्युनिटी या फिर लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। तो उनके स्टूडेंट थे दो, दैट इज मिल्टन सिंगर एंड मैकम मैरियट। मैकम मैरियट ने किशनगढ़ी पे स्टडी किया था, यूपी के किशनगढ़ी पे मैकम मैरियट ने स्टडी किया, और उन्होंने बुक भी लिखी विलेज इंडिया, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकियलाइजेशन। और इसी तरह से जो मिल्टन सिंगर हैं वो भी रॉबर्ट रेडफील्ड के स्टूडेंट थे, उन्होंने मद्रास पे स्टडी किया और उन्होंने टर्म यूज की लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। तो याद रखना है कि मिल्टन सिंगर ने लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन टर्मिनोलॉजी तब यूज की जब उन्होंने मद्रास पे स्टडी किया। और वैसे ओरिजिनली ये जो टर्म है ये रॉबर्ट रेडफील्ड की टर्म है। अब देखिए, मैकम मैरियट ने यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकियलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। यूनिवर्सलाइजेशन होता है जब कोई छोटा सा ट्रेडिशन या कोई छोटा सा रिलीजन हम कह सकते हैं, या कोई छोटी सी ऐसी प्रैक्टिस जो किसी गांव में होती हो। मान लो किसी भी एक
किसी स्ट्रक्चर को, सिंबल को आइडल मान के उसकी वर्शिप करना स्टार्ट करें, या कुछ ऐसी प्रैक्टिस करते हो और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस फेमस हो जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल उसको प्रैक्टिस करने लगे, तो वो क्या हुआ, छोटी सी चीज से वो चीज फैल के यूनिवर्सलाइजेशन हो गई, यानी हर जगह वो चीज सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन। एक छोटा सा कोई ट्रेडिशन बड़ा बन गया, दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन। एंड व्हाट इज पैरोकियलाइजेशन? पैरोकियलाइजेशन का मतलब होता है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगी। पैरोकियलाइजेशन का मतलब है कोई ऑलरेडी बहुत बड़ा ऐसा ट्रेडिशन या कोई ऐसी प्रैक्टिस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कर रहे थे, बट धीरे धीरे वो किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे जा, जगह पे जाके वहां की स्पेशल बन गई, खत्म नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि कम लोग उसको प्रैक्टिस करने लग गए, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन जो पूरे देश में हो रहा था, या लोग जिसको प्रैक्टिस कर रहे थे या फॉलो कर रहे थे, या कोई रिलीजन है था ऐसा, ये जस्ट फॉर द एग्जांपल, और बाद में वो किसी एक स्थानीय यानी लोकल कम्युनिटी का एक स्पेशल वो बन गया, स्पेशल सिंबल बन गया कह सकते हैं हम, या स्पेशल प्रैक्टिस बन गई जिसके नाम से वो जाना जाए। कि जैसे बहुत बार आपने सुना होगा नीम करोली बाबा के बारे में। नीम करोली बाबा जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बट फिर भी उनकी एक प्लेस है जहाँ पे कहते हैं कि वो वहाँ बैठते थे, वहाँ उन लोग उनको जानते थे, रानी खेत से उधर कहीं पे है उनका प्लेस, मुझे अभी प्रॉपर नाम याद नहीं है। तो नीम करोली बाबा देखिए, सब लोग, पूरी दुनिया उनको जानती है, लेकिन फिर भी उनका एक स्पेसिफिक प्लेस है कि लोग ऐसा बिलीव करते हैं हमें वहां जाना चाहिए। तो ये होता है पैरोकियलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकियलाइजेशन का डिफरेंस। एंड किसने दिया? मैकिम मैरिट का है पैरोकियलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट 7 का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में न्यू चीज़ों के साथ, न्यू थिंकर्स के साथ। ये जो यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में इंटरेस्टिंग भी है। तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।